नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में कहा गया है कि बीजेपी को 83 से 95 सीटें, कांग्रेस को 100 से 112 सीटें, जेडीएस को 21 से 29 सीटें और अन्य को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। इसमें सबसे ज्यादा वोट शेयर 41% कांग्रेस को मिलने के आसार बताए गए हैं। बीजेपी को 38%, जेडीएस को 15% और अन्य को 6% वोट मिलने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा एशियानेट जन की बात के एग्जिट पोल में बीजेपी को 94 से 117, कांग्रेस को 91 से 106, जेडीएस को 14 से 24 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने के आसार बताए गए हैं। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस को बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 122 से 140 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा बीजेपी को 62 से 80 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जेडीएस को 20 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या कर्नाटक में इस बार त्रिशंकु विधानसभा होगी? क्या जेडीएस किंगमेकर की भूमिका में होगी? कम से कम कुछ एग्जिट पोल में तो यही आसार बताए जा रहे हैं। रिपब्लिक टीवी पीएमआरक्यू के एग्जिट पोल में बीजेपी को 85 से 100 सीटें, कांग्रेस को 94 से 108 सीटें, जेडीएस को 24 से 32 और अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। TV9 भारतवर्ष पोल स्टैट के एग्जिट पोल में बीजेपी को 88 से 98, कांग्रेस को 99 से 109, जेडीएस को 21 से 26 सीटें और अन्य को 0 से 4 सीटें मिलने के आसार बताए गए हैं। इसके अलावा जी न्यूज मेट्राइज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 79 से 94, कांग्रेस को 103 से 118, जेडीएस को 25 से 33 और अन्य को 2 से 5 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी तरह से चलने वाले गरिमापूर्ण और जन सरोकार के लिए ठोस अभियान के लिए बब्बर शेर कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रगतिशील भविष्य के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए कर्नाटक के लोगों को धन्यवाद। एग्जिट पोल के बाद कर्नाटक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि मुझे 100% आत्मविश्वास है कि हम स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। त्रिशंकु विधानसभा या गठबंधन सरकार का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का होगा। हमें 115-117 सीटें मिलने वाली हैं, इसलिए अभी जेडीएस के साथ जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। इंतजार करते हैं और देखते हैं। वहीं कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने कहा कि पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि जो आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं, हमारी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस नेता एम वीरप्पा मोइली ने कहा, राजनीति में मेरे 55 वर्षों के अनुभव के अनुसार कांग्रेस पार्टी को आसानी से बहुमत मिलना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस बनाएगी सरकार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक करीब 66% लोगों ने वोट डाले थे। वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया कि मतदान के दौरान दोपहर तक कम से कम 3 स्थानों से हिंसक घटनाओं की सूचना मिली है। विजयपुरा जिले के बसवाना बागेवाड़ी तालुक के मसाबेनल गांव में नाराज ग्रामीणों ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवीपैट मशीनों को नष्ट कर दिया और मतदान अधिकारियों के वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। ये घटना उस अफवाह के बाद हुई कि अधिकारी ईवीएम और वीवीपैट को बदल रहे थे। जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के साथ चुनाव के बाद कोई गठबंधन करने को लेकर कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीएस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे। बता दें, पिछली बार कांग्रेस और जेडीएस से मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि बीजेपी ने वो भी सरकार गिरा दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रमुख ने साफ कर दिया है कि वो अपने दम पर सरकार बनाएंगे और जेडीएस का साथ नहीं लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने राजस्थान दौरे को चुनावी अंदाज में पूरा कर रहे थे। हालांकि यह सरकारी कार्यक्रम था। उन्होंने नाथद्वारा में रोड शो किया, कांग्रेस पर यह कहते हुए हमला किया कि वहां तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई चल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोग इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं कि देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ देखना नहीं चाहते। उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना अच्छा लगता है। हर चीज को वोट के तराजू से तौलने वाले लोग कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना सकते। उन्होंने माउंट आबू की रैली में कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर भी कटाक्ष किया और कहा कि मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, वे उन पर भरोसा नहीं करते हैं। 2008 के जयपुर सीरियल धमाकों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस सरकार ने मामले को मजबूती से नहीं लड़ा,
जिसके कारण बरी हो गए। यही नहीं, उनके सरकारी कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोलने के लिए खड़े हुए तो कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे तो मोदी ने उन लोगों को चुप कराया। बता दें, राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। कर्नाटक से फुर्सत पाने के बाद अब बीजेपी की नज़र राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर है। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घमासान का अंत जल्द होने वाला है। शिवसेना के 16 बागी विधायकों के निलंबन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट कल यानी गुरुवार को सुनाएगा। महाराष्ट्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले संजय राउत ने कहा कि कल फैसला होगा कि ये देश संविधान से चलता है कि नहीं, देश में लोकतंत्र जीवित है कि नहीं। कल ये भी फैसला होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था किसी दबाव में काम कर रही है या नहीं। ये देश संविधान से चलता है और जो देश संविधान से नहीं चलता तो आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। संजय राउत ने कहा कि हम चाहते हैं कि ये देश संविधान से चले है, हमारी न्याय व्यवस्था स्वतंत्र रहे। बता दें, अगर उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आता है तो एकनाथ शिंदे बुरे फंस जाएंगे। महाराष्ट्र से गिरफ्तार किए गए डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के आरएसएस से कथित रिश्ते को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिस डीआरडीओ को नेहरू जी ने बनाया, जिस रिसर्च लैब को इंदिरा जी ने बनाया, उसमें संघ से जुड़ा पाकिस्तान का जासूस बैठा था। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप तब लगाया है जब महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएस द्वारा प्रदीप कुरुलकर को कथित तौर पर पाकिस्तानी जासूस से संवेदनशील डेटा साझा करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हमारी पार्टी की पीढ़ियों ने डीआरडीओ बनाया और संघ के लोग उसमें आस्तीन के सांप बनकर पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि डीआरडीओ में वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र एटीएस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पकड़ा है। प्रदीप अक्टूबर 2022 से व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी महिला से जुड़ा था। प्रदीप की 4 पीढ़ियां संघ से जुड़ी रही हैं। ये खुद संस्कार भारती में संगठन मंत्री था और 14 साल तक पुणे में संघ की शाखा में सैक्सोफोन बजाता था। कांग्रेस नेता ने कहा कि इसका मतलब है कि कुरुलकर की पहली पीढ़ी संघ से तब जुड़ी होगी जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, जब अंग्रेजों के साथ मुखबरी हो रही थी। पवन खेड़ा ने कहा कि डीआरडीओ ऐसा विभाग है जो सीधे पीएम के नीचे आता है। संघ से जुड़ा शख्स देश की संवेदनशील सूचनाएं दुश्मन देश को दे रहा है, लेकिन खबर गायब है। अगर ये शख्स किसी अन्य पार्टी से जुड़ा होता तो क्या होता? वहीं जब प्रदीप कुरुलकर पकड़ा गया तो संघ ने कहा, इससे हमारा कोई नाता नहीं है, यही संघ की असलियत है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में मार्च में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 6 सदस्यीय पैनल ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी है। द इकोनॉमिस्ट टाइम्स ने यह खबर दी है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा इस पर 12 मई को गौर किए जाने की संभावना है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर अभी तक ये साफ नहीं है कि इसमें क्या कहा गया है। ये भी साफ नहीं है कि विशेषज्ञ पैनल ने अंतिम रिपोर्ट दी है या फिर इसके लिए और समय मांगा है। विशेषज्ञ पैनल द्वारा और समय मांगे जाने की संभावना से भी इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है कि हाल ही में सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों में अपनी जांच पूरी करने के लिए शीर्ष अदालत से और 6 महीने का समय मांगा था, जबकि दोनों पैनल द्वारा 2 महीने के भीतर रिपोर्ट दिए जाने की संभावना थी। ब्रजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रही महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो ब्रजभूषण का नार्को टैक्स करवा ले, उनका नहीं तो हमारा ही करवा ले, बात पता चल जाएगी। पत्रकार अजीत अंजुम से बात करते हुए विनेश फोगाट ने कहा कि कुश्ती जगत में हर किसी को पता है कि ब्रजभूषण क्या है, कितना खराब आदमी है। वो इतना बेशर्म इंसान है कि मरते दम तक वही बोलेगा कि मैंने कुछ नहीं किया। पहलवान विनेश फोगाट ने खुद को मिल रही मदद और लक्ष्य को पाने को लेकर कहा कि पता नहीं, बहुत मुश्किल हो रहा है। 17 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सबको अपने वोट पावर से मतलब है, देश में क्या हो रहा है किसी को इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता है। विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण पर दर्ज एफआईआर और फिर गिरफ्तारी को लेकर कहा कि अगर किसी पर पॉक्सो लगता है तो एक शेड्यूल होता है, इस केस में अलग अलग से क्यों हो रहा है। अगर नॉर्मल इंसान होता तो इतनी जल्दी उन्हें जेल में डाल दिया जाता, या कोई अन्य पार्टी से होता तो भी यही होता, लेकिन बीजेपी से हैं, पावर में बैठे हैं, सांसद हैं, इसलिए समस्या हो रही है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। अब ये महसूस होता है कि खिलाड़ियों से बड़े राजनीतिक लोग हैं, बाकी आप कुछ भी हो, जो देश के रीढ़ की हड्डी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। केवल राजनेता देश के भगवान हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि पुलिस हर लेवल पर डिले कर रही है कि कैसे बचाए। बेशर्मी की हद हो रही है।
विनेश फोगाट ने कहा कि अगर ब्रजभूषण क्लीन है, उसने कुछ नहीं किया है, तो हम पर केस डाल दो, हमें सजा दो। विनेश फोगाट ने आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान को डराने की कोशिश को लेकर कहा कि हाँ, गैंगस्टर से कॉल करा रहे हैं कि ऐसे ऐसे मरवा देंगे, पीछे हट जाओ। पुलिस भी अपने लेवल पर कर रही है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान में बदले हालात और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अस्थिरता भारत समेत सभी देशों के लिए खतरनाक है। समाचार एजेंसी पीटीआई से अब्दुल्ला ने कहा, एक अस्थिर पाकिस्तान सभी देशों के लिए खतरनाक है, हमारे देश के लिए भी। हम एक मजबूत लोकतांत्रिक पाकिस्तान चाहते हैं जहां लोकतंत्र कायम हो, इससे भारत से भी रिश्ते बेहतर होंगे। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान का इतिहास देखें तो आज़ादी के समय से ही उनके पहले पीएम की हत्या हुई, फिर को फांसी दी गई, उसके बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो को गोली मारी गई। अब इमरान खान चौथे पूर्व पीएम हैं जो जेल में हैं। समाचार एजेंसी एनआई से अब्दुल्ला ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। सबसे ज़रूरी बात है कि उनकी जान बच जाए। बता दें, पाकिस्तान के हालात प्रधानमंत्री इमरान खान के गिरफ्तार होने के बाद ही खराब हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस लाइन में पेश किया गया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन शाम को कोर्ट ने इमरान को 8 दिनों के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी कि NAB की रिमांड पर सौंपने का आदेश दिया। इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैंपस से गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद पुलिस लाइन को अदालत स्थल का दर्जा दिया गया था। इस कोर्ट में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा अल कादिर ट्रस्ट की जांच के संबंध में सुनवाई चल रही। सुनवाई की शुरुआत में NAB ने अदालत से इमरान की 14 दिन की फिजिकल रिमांड मंजूर करने का अनुरोध किया, लेकिन बाद में कोर्ट ने सिर्फ 8 दिनों की रिमांड दी। पाकिस्तान में लाहौर के शादमान स्टेडियम में भीड़ ने हमला कर दिया। इसके अलावा इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया गया है। हजारों लोग सड़कों पर हैं। वहीं पीटीआई नेता और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री का आरोप है कि मुझे इस्लामाबाद में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब में भी हालात बेहद खराब हैं। सेना बुलाई गई है और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुई स्थितियों को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने भी कानून व्यवस्था को संभालने के लिए सेना की मदद लेने का फैसला किया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर अब अमेरिका ने प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरेन जेन पियरे ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की जानकारी है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि अमेरिका किसी भी राजनीतिक उम्मीदवार या पार्टी का समर्थन नहीं करता है। हम दुनिया भर में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और कानून के शासन की सम्मान की मांग करते हैं। वहीं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने देर रात इमरान खान की गिरफ्तारी को वैध करार दिया। वहीं तहरीक इंसाफ के नेता फवाद चौधरी ने हाई कोर्ट के फैसले को हैरान करने वाला बताया है और कहा कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, आज सुबह इमरान खान से मिलने मैं पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में पहुंचा, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। हमारे वकीलों को भी मिलने नहीं दिया गया। हमने एसपी से मुलाकात करने की कोशिश की, उन्होंने भी मिलने से इनकार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका डालकर मांग की है कि पीटीआई के नेताओं और वकीलों को इमरान खान से मिलने दिया जाए। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आमना सामना है। ये मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है। चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। वहीं चेन्नई अंक तालिका में अब दूसरे नंबर पर है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।